हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार कंप्लीट जी के सीरीज, और जिसमें हम बिहार के जियोग्राफी को समझ चुके थे और फिर हमने हिस्ट्री में प्रवेश किया था। और आज मेरा अनुमान है कि हम एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक्स पर चल रहे हैं। पालकालीन बिहार एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सेगमेंट बिहार के इतिहास के संदर्भ में रहता है बिहार के सिलेबस में, तो आज हम इसको समझेंगे। पालकालीन बिहार दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हो तो वर्धन या पुष्यभूति वंश पढ़ते हो, और उस समय उसका अंतिम शासक हर्षवर्धन होता है। हर्षवर्धन के समय तक जो है चरम पे पहुंचता है वो वंश। लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात यानी 606 से 647 ईस्वी के बाद अब जब आप देखोगे तो उत्तरी भारत में एक राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। और उस राजनीतिक जो अव्यवस्था के अंतर्गत 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में एक वंश उदय हुआ जिसका नाम है पाल वंश। आज उसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे पाल वंश, बिहार में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान, क्या उल्लेख, इस चीज को हम आज की क्लास में दोस्तों जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग पढ़ेंगे पालकालीन बिहार, और हमें चलना होगा फिर 8वीं शताब्दी के मध्य में यानी 750 ईस्वी। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ बिहार के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और बिहार के इतिहास को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो बिहार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको बताया वर्धन राजवंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित हर्षवर्धन, जिसके समय में वर्धन राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, उसके बाद के जितने भी जो शासन काल आए, जितने भी शासक आए, उन्होंने उत्तरी भारत में एक राजनीतिक अव्यवस्था को उत्पन्न कर दिया। एक वातावरण ऐसा उत्पन्न हुआ जिसमें अव्यवस्था ही अव्यवस्था थी। उन सब क्रम में 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में, प्यारे बच्चे, ये बड़ा गलत बना दिया, देख रहे हो? आइए बनाते हैं फिर से। तो मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत, और अब हम जब इसमें चलेंगे पूर्वी भारत के क्षेत्र में, तो पूर्वी भारत के इस क्षेत्र में एक वंश का उदय हुआ जिस वंश का नाम था पाल वंश। क्या नाम था दोस्तों? पाल वंश। और इसी पाल वंश के संदर्भ में जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था दोस्तों। कौन था? गोपाल। ये व्यक्ति है पाल वंश का संस्थापक, जिसने 750 से लेके 770 ईस्वी तक शासन किया, और 750 में पाल वंश की स्थापना की है इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आप कहो कि भाई गोपाल से अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शासक थे जो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए, तो बिल्कुल। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों की हम बात करें तो धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, नयनपाल और रामपाल, ये कुछ ऐसे शासक हैं जो महत्वपूर्ण थे, जो इस वंश में रहे। लेकिन गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, ये तीन व्यक्ति हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम बात करें सिर्फ गोपाल की, जिसने इस वंश की स्थापना की है, उसने अपने शासनकाल में मगध पर अधिकार करके ओदंतपुरी में एक मठ बनवाया, या जिसको आप कह सकते हो विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो आपसे यहां से पूछता है बिहार में कि ओदंतपुरी में एक मठ अथवा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो आपने बताना पड़ेगा गोपाल ने करवाया। ठीक है, किसने? गोपाल ने। फिर इसका पुत्र आता है धर्मपाल, और 770 से लेके 810 ईस्वी के मध्य शासन करता है, यानी लगभग 40 वर्ष शासन करता है इसका पुत्र धर्मपाल। याद रहेगा।
इसी समय एक महत्वपूर्ण घटना घटती है दोस्तों, उसको आपने पढ़ा होगा त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से। किस नाम से पढ़ा होगा? त्रिपक्षीय युद्ध, है ना। ट्राइलेटरल जो है वॉर कहते हैं इसको। इसमें तीन वंश जो है इन्वॉल्व हुए इस युद्ध में। एक थे पाल, एक थे प्रतिहार और एक थे राष्ट्रकूट। जब पूर्वी भारत में पाल वंश का जो है शासन चल रहा था, उसी समय एक क्षेत्र था जिसका नाम था कन्नौज। क्या नाम था? कन्नौज। ये कन्नौज जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि ये आता था जो रेशम मार्ग है उसके बीच में, और साथ ही साथ रेशम या सिल्क रूट उसको कहते थे, उसके बीच में ये आता था। और व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन के समय ये राजधानी थी कन्नौज, और इस कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीन राजवंशों में, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजवंश में आपस में लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ। अब आप कहेंगे इनमें कौन कौन? तो राष्ट्रकूट कहां से हैं? राष्ट्रकूट है दक्षिणी भारत से। तो अगर हम इसे कुछ ऐसा बना देते तो ये ज्यादा शानदार बनता और फिर आपको समझ में आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब फिर से समझा देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे पाल वंश, और पाल आप यहां देख पा रहे हो, तो ये हो गया पूर्वी भारत का ये क्षेत्र। अगर हम यहां लिख दें प्रतिहार, तो प्रतिहार कहां से है? पश्चिमी भारत से शासन करने वाला। और नीचे अगर हम लिख दें राष्ट्रकूट, क्या लिख दें? राष्ट्रकूट, तो ये कहां से हो जाएगा? दक्षिणी भारत का वंश। अब बात समझ में आई? तो इन तीनों में ये युद्ध हुआ दोस्तों, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। किस लिए हुआ है? कन्नौज पर अधिकार के लिए। किस पर? कन्नौज पर अधिकार के लिए। और कन्नौज व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। और इस पर जो ये युद्ध चला है, इन तीनों में ये युद्ध चला लगभग 200 साल। कितने? 200 साल। आप समझ पाएंगे ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज है कि किसी चीज को लेकर 200 वर्ष, यानी कितने ही राजा आए होंगे इन तीनों ही वंशों में, जो है प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में, और ये एक ही चीज के लिए लड़ते रहे, कन्नौज पर किसका एकाधिकार स्थापित हो सके। तो इसलिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिपक्षीय युद्ध एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ। तो आप ध्यान रखेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में ये हुआ। अब इसमें जीत किसकी हुई? तो प्रतिहारों की इसमें अंतिम विजय हुई। अंतिम विजय किनकी हुई? गुर्जर प्रतिहार इनको कहा जाता है। अंतिम रूप से ये विजयी हुए। समझ पा रहे हैं आप? 200 वर्षों तक चला ये युद्ध, अंत में खत्म किसके पक्ष में हुआ? तो गुर्जर प्रतिहार के, यानी ये जो पश्चिमी भारत से जो लड़ रहा था एक हिस्सा, एक वंश, वो अंत में जीता। इसी के बारे में यहां लिखा भी हुआ है कि हर्षवर्धन के काल से कन्नौज उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था, और इसलिए कन्नौज पर अधिकार के लिए तत्कालीन प्रमुख राज्यों, जो पाल जो पूर्वी भारत से थे, प्रतिहार जो पश्चिमी भारत से थे, और राष्ट्रकूट जो दक्षिण भारत के से थे, इनके बीच में संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में ये लोग लंबे 200 वर्षों तक जो है इन्वॉल्व रहे। तो अंत में प्रतिहारों ने इस पे जो है विजय प्राप्त की, और इस युद्ध के संदर्भ में
ये एक चीज है जो आपको याद रखनी होती है। दोस्तों 11वीं सदी में गुजरात के कवि हैं सूरदास, उन्होंने अपनी रचना में उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तरी भारत का स्वामी कहा, जबकि सुलेमान ने पाल वंश को रुहेला कहा है। ये एक नोट है जो कभी कभी बीपीएससी में पूछता है, इसको ध्यान रखेंगे। बीपीएससी में 11वीं सदी के गुजरात के कवि सूरदास, इन्होंने उदय सुंदरी में धर्मपाल, जो धर्मपाल मैंने आपको बताया पाल वंश का एक प्रमुख शासक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसी ने निर्माण करवाया, और सोमपुरी में विवाह जो है विहार का निर्माण। तो ये ध्यान रखेंगे, धर्मपाल एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जो पाल डायनेस्टी से आपको याद रखना होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना पड़ेगा धर्मपाल ने। आपसे पूछेगा सोमपुरी में बिहार का निर्माण किसने करवाया, तो आपको बताना पड़ेगा धर्मपाल ने। पाल वंश से ये कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। न केवल इसने इन विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी में बिहार का निर्माण करवाया, अपितु नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांवों के राजस्व का भी दान इस व्यक्ति ने दिया है, जिसका नाम है धर्मपाल। आप याद रखेंगे इस बात को। कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे खारवेल से क्वेश्चन पूछता है कि खारवेल कौन से मत को मानते थे, कौन से धर्म को मानते थे। तो मैंने आपको जहां एमसीक्यू सीरीज कराता हूं इम्तियाज अहमद की, वहां मैंने बताया खारवेल के बारे में कि खारवेल जैन मतावलंबी था, जैन धर्म को मानने वाला शासक था। ठीक वैसे ही अगर आप देखें जो पाल शासक हैं, तो पाल शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे, बौद्ध धर्मावलंबी ये लोग थे। एक चीज और है जो कभी कभी पूछता है कि प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी किसके शासनकाल में थे, तो धर्मपाल की राज्यसभा में ये व्यक्ति रहते थे, हरिभद्र सूरी, और ये बौद्ध थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी के बारे में आपसे पूछे तो आपने बताना पड़ेगा ये धर्मपाल के जो है राज्यसभा में ये व्यक्ति निवास करता था। फिर धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र था देवपाल, ये शासक बना 810 से 850 ईसा पूर्व में। और सारी चीजों को मिला के अगर हम देखें तो दोस्तों क्यों पाल डायनेस्टी से क्वेश्चन बिहार में बनता है, तो इसका कारण यही होता है। इसका कारण है देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी को मुंगेर में लाके जो है स्थानांतरित किया है, और मुंगेर आप जानते हो बिहार का एक जिला है। तो बिहार का जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें एंशियंट हिस्ट्री की बात आती है, मिडवल हिस्ट्री की बात आती है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है, तो आप देखेंगे कि बिहार में ट्रेंड है उन क्वेश्चंस को पूछा जाने का जिस भी शासक या जिस भी राजवंश ने बिहार के संदर्भ में कुछ किया है। जैसे आपको अगर मुगल एम्पायर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हुमायूं वाले क्रम में, अकबर वाले क्रम से क्वेश्चन पूछता है, शेरशाह से आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको मगध, अंग और वज्जी महासंघ से क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से पाल वंश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाई, और साथ ही साथ इसने प्रतिहार शासक है मिहिर भोज, इसको भी पराजित किया है। साथ ही साथ इसने क्या किया, बलदेव पुत्र एक जो है इंडोनेशिया, जब प्रतिहार शासक को, बलदेव पुत्र पे बाद में आएंगे, जब प्रतिहार शासक को मिहिर भोज को इसने पराजित किया, और एक नालंदा बिहार है, बिहार में जिसने हमने पहले देखा कि नालंदा बिहार की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार की स्थापना किसने करवाई, तो धर्मपाल ने। साथ ही साथ हमने देखा कि क्यों यहां से क्वेश्चन बनता है, तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि जहां भी
आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो बिहार हो सकता है, यूपी हो सकता है, या अन्य एग्जाम हो सकते हैं, तो जो वहां की स्पेसिफिक हिस्ट्री रही है, अगर उसके साथ कुछ एड ऑन हो रहा है तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी को बनाया, तो देवपाल से क्वेश्चन बन रहा है। मॉडर्न में आप आएंगे तो वहां से आप क्वेश्चन बनते हुए देखेंगे। अब बात आती है कि यहां से और क्या क्वेश्चन बनता है। तो विद्वान है एक वीरदेव, ये काफी प्रसिद्ध विद्वान थे। इनको नालंदा बिहार का प्रधानाचार्य नियुक्त किया, जो है देवपाल ने। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको आप याद रखेंगे। देवपाल के समय एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, जो उसको बिहार में बहुत पूछा जाता है, और वो है जावा। जावा उस समय एक डायनेस्टी का समय था, और जावा जो आज वर्तमान में आप इंडोनेशिया में देखते हो, जावा का एक शासक था जिसका नाम था बलपुत्र देव। आपको नाम देख सुन के लगेगा कि भारतीय ही है, लेकिन ये जावा का शासक था बलपुत्र देव। इसने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? हॉस्टल का। और यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बलदेव पुत्र ने किसके अनुमति से विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की थी? तो ये देवपाल आपको याद रखना होता है। और ये पाल डायनेस्टी से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। त्रिपक्षीय संघर्ष मैं बता चुका हूं। पाल डायनेस्टी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष एक शुरू हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है। 200 वर्षों तक चले इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम में गुर्जर प्रतिहारों की विजय होती है, और ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए जो था ये समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपसे पाल वंश से पूछेगा। इसके बाद आपसे पाल वंश से क्वेश्चन जो भी बनते हैं, फिर वो हम अपने फाउंडेशन बैच में हम पढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, ताकि आप इस चीज का फायदा ले पाओ, है ना। फाउंडेशन बैच या हमारी किसी भी प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आप इस प्रोग्राम का लाभ ले सकते हो। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए। जल्दी मिलेंगे फिर से इसी तरीके से क्लास में। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।